नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 में अध्याय 4 जिसका नाम है ऊष्मा, उसका आज अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपने जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तापमापी के बारे में अपने पढ़ा। थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है जिसमें डॉक्टरी और प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ा था। तो आज अपने इस वीडियो में क्रियाकलाप 4.6 से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंट के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए जिस तरह से इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो छड़ को एक तरफ से गर्म करते हैं। किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण के अध्ययन को अपने इस डायग्राम में देख रहे हैं। फिर है मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? तो अपने इसमें देखेंगे कि जब एक सिरे को गर्म करते हैं किसी छड़ के तो दूसरा भाग भी अपने को गर्म दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि ऊष्मा एक किनारे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। तो चालन किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु किसी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है तो उसे चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? इसके बाद में क्रियाकलाप 4.7 किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात यानी स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी यानी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए और अपने प्रेक्षणों को एक सारणी बनाकर नोट करना है जैसे 4.3 में दिखा रखा है। तो स्टील की चम्मच है, किससे बनी होती है? धातु से बनी होती है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? तो अपने जानते हैं इसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें प्लास्टिक की स्केल है, ये गर्म नहीं होती और पेंसिल भी गर्म नहीं होती और डिवाइडर है वो स्टील से बना हुआ है तो वह गर्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी आप घर पे प्रयोग करके देख सकते हैं। फिर आगे जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, आयरन यानी लोहा तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो चालक जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होती है और कुचालक जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। और कुचालकों को अपने क्या कहते हैं? ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.8 गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए।
इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला आप वैसे उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दिया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला K2MnO4 होता है। इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो संवहन में क्या होता है, जो ठंडी वस्तु है वो धीरे धीरे गर्म होती है, लेकिन चालन में क्या, एक वस्तु गर्म, एक सिरा गर्म होता है तो वह दूसरी तरफ उस ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण गर्म हो जाता है। फिर आगे है इसमें, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। तो जिस तरफ वायु का प्रवाह होता है उसी तरफ धुआं भी प्रवाहित होता है, यानी धुएं की दिशा उसी तरफ होगी जिस तरफ वायु की दिशा होती है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। फिर आगे है क्रियाकलाप 4.9। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। मतलब साइडों में एक हाथ रखेंगे मोमबत्ती की ज्वाला के और दूसरा मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर सामने रखेंगे। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? तो आपने जो मोमबत्ती के सिरे पर रखा है हाथ, वह अधिक गर्म अनुभव करता है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। तो आपने क्या, अगर ये प्रयोग करना है तो मोमबत्ती को जलाकर बहुत थोड़ी दूरी पर रख के ये प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु स्वयं द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। तो ऊपर वाला जो हाथ है ये अधिक गर्मी महसूस करता है और पार्श्व वाले भाग को कम गर्मी महसूस होती है। तथापि पार्श्व की वायु स्वयं द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, तटीय क्षेत्र वो होते हैं जो समुद्र के किनारों पर होते हैं, एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से वायु, जो गर्म वायु है वह समुद्र की ओर बह जाती है, यानी गर्म वायु ऊपर उठ जाती है और जो समुद्री वायु है वो गर्म वायु की जगह पर आ जाती है और वो गर्म वायु समुद्र की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से वायु का बहाव होता रहता है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि वह ठंडी वायु होगी और जब वह कुछ समय तक स्थल पर रहती तो वह गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं।
रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तो यहाँ बताया समुद्री वायु जब ये ठंडी वायु का स्थान लेती है, समुद्री वायु ठंडी होती है, ये स्थल की ओर आती है तो यह गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है और वह गर्म वायु वापस समुद्र की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से यह प्रक्रम चलता रहता है, जिससे वायु कभी गर्म और कभी ठंडी तटीय इलाकों में होती है। इसके बाद में है, यदि स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है तो वह थल समीर कहलाती है। तो थल समीर कौन सी होगी? जो पृथ्वी से या भूमि से समुद्री जल की तरफ प्रवाहित होती है, वह थल समीर कहलाती है। चित्र 4.11 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा स्वयं द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से ऊष्मा किस रूप में आती है? विकिरणों के रूप में आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में यानी बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो सूर्य की विकिरणें हैं वो हमारे ऊपर सीधी नहीं आकर गिरती है, तो छाता है उन विकिरणों को रोक लेता है। तो इस कारण धूप में निकलते समय छाते का उपयोग करना चाहिए। तो आज अपनी इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने 4.5 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्दियों तथा गर्मियों में पहनने वाले वस्त्रों के प्रकार। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया इसे रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।